नमस्कार, मैं अविनाश रमन रमन मैथ्स पर आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम 5 जून 2025 से 23 जून 2025 तक होनी है। अब इसमें हम लोग आज से एक प्रैक्टिस बैच लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए जितने भी अच्छे सवाल हैं उनका प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपका रिवीजन भी होगा यहाँ से हर एक चैप्टर का, और साथ ही साथ जितने भी अच्छे सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के उनको डिस्कस भी किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल जितने भी इसमें करवाए जाएंगे वो लगभग सवाल जो है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लगभग सारे, और अच्छे सवाल है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला सवाल क्या है? तीन क्रमिक संख्याओं का योगफल 126 है। तीन क्रमिक संख्या है। तीन क्रमिक संख्या का मतलब होता है लगातार। अगर कोई संख्या आप लिखते हैं जैसे 2 3 4 5 6, ये सारे क्या है? लगातार संख्या है। तो 2 के बाद 3 आएगा, 2 के बाद 3 आ रहा है, इसका मतलब 2 में आप 1 जोड़ रहे हैं तो 3 आ रहा है। फिर अगली संख्या जो 3 है, 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 आएगा, फिर 4 में 1 जोड़िएगा तो 5। तो अगर क्रमिक संख्या बोला जा रहा है ना, तो आप क्या कर रहे हैं? आप मान लीजिए कोई एक संख्या को x, पहली संख्या को आप क्या मान लीजिए? x। पहली संख्या अगर x हो गई तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या x+1 होगी। पहली संख्या में 1 जोड़िएगा तो दूसरी संख्या मिलेगा, और फिर दूसरी संख्या में 1 जोड़िएगा तो तीसरी संख्या मिल जाएगा। तो तीसरी संख्या अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगी? x+2। और इन तीनों का योगफल अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो कितने के बराबर है? 126 के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इसमें संख्या क्या क्या है? एक संख्या x है, दूसरी संख्या, एक संख्या हमारा x है, दूसरी x+1 है, और तीसरी संख्या x+2 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? x+2 हो गई। तो हमें x+2 का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ देखें हम x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x+3, तो 3x+3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 126। तो यहाँ से अगर हम सीधा x का वैल्यू निकल, चलिए 3x का वैल्यू निकालते हैं। इसको इधर लेकर आइएगा, 3 को, 126 माइनस 3 होगा 123। तो x इक्वल टू हो जाएगा 123 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ से अगर काटिएगा 3 चौके 12, 3 का 3, x का वैल्यू 41 आया। सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है, यानी x+2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या x+2 है, और x+2 का वैल्यू 41 + 2 यानी कितना हो जाएगा? 43। यही आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया? 43। अगर यहाँ आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है तो सबसे छोटी संख्या कौन है? x है। तो x का वैल्यू क्या आया? 41। तो सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो आंसर 41 होता, सबसे बड़ी संख्या 43। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भिन्न है 5/8, फिर है 3/4, 13/16 और 7/12। और इनमें पूछा गया कि सबसे छोटी भिन्न कौन है। देखिए सबसे छोटी भिन्न या सबसे बड़ी भिन्न निकालना हो तो यहाँ दो तरीका हम लोग कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हम इसे डेसिमल में बदल ले, दशमलव में बदल ले, और फिर देखें कि कौन सबसे बड़ी छोटी है। दूसरा यह है कि सारा का हर, यानी जो नीचे वाली संख्या है उन सबको क्या कर ले? बराबर कर ले। बराबर कैसे करेंगे? उसके लिए एलसीएम लीजिए और सब में गुना भाग कर दीजिए। अगर भिन्न का हर अगर बराबर है, किसी भी दो या दो से अधिक भिन्न का हर अगर बराबर है तो हम लोग अंश को देखते हैं। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका हर अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? कि हर क्या होना चाहिए? सबका बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। 8, 4, 16 और 12 है। एलसीएम लीजिएगा, 16 या 48 हो जाएगा। 48 अगर एलसीएम हमारा हो गया तो सारे के हर को क्या कर दे? 48 कर दे। हर का पहले एलसीएम लिए, 8, 4, 16 और 12 का एलसीएम, 8, 4, 16, 12 का एलसीएम आएगा 48। अब सबके हर को क्या कर देना है? 48 बना देना है। तो हर को 48 बनाने के लिए 6 से गुना, अगर नीचे 6 से गुना तो ऊपर भी 6 से गुना करना है। यहाँ 12 चौके 48, तो ऊपर में कितना से? 12 से गुना। थोड़ा इसको साइड लिखते हैं। अब अगला है, अरे
चलिए इसको फिर से लिखते हैं। कितना था, 3/4। 3/4 में अगर 4 में 12 से गुना कर दे तो 48, तो 3 ऊपर में भी 12 से गुना करना होगा। फिर है 13/16। 16 में 3 से गुना कर दे तो 48, तो ऊपर में भी 3 से गुना। और फिर 7/12। 12 में 4 से गुना, तो ऊपर में भी कितना से गुना, 4 से। अब ये सारा का हर 48 हो गया। अब ऊपर में देखिए, 5 6 के 30, 12 तिया 36, 13 तिया 39। तो यहाँ आ रहा है अंश 30, यहाँ 36, यहाँ 39 और यहाँ 28। अब आपको सबसे छोटी भिन्न निकालनी है। सबका हर बराबर है, लिख ही देते हैं। यहाँ कितना है, 48। यहाँ भी कितना, 48। यहाँ भी 16 तिया 48, 12 चौके 48। देखिए सबका हर बराबर हो गया। तो अंश जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न, अंश जिसका सबसे बड़ा वो सबसे बड़े भिन्न। अंश यानी ऊपर वाली संख्या देखिए सबसे छोटी कौन सी है, तो 28। और 28/48 हम लोग किसको लिखे हैं, 7/12 को। तो सबसे छोटी भिन्न यहाँ क्या हो जाएगी, 7/12। सबसे छोटी भिन्न अगर निकालिएगा तो ये हो गया 7/12। और सबसे बड़ी भिन्न आपसे अगर पूछा जाता तो हम लोग देखते हैं कि अंश किसका सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अंश 39 है। 39 किसको लिखे, 13/16 को। तो आंसर हो जाता सबसे बड़ी भिन्न 13/16। सबसे छोटी पूछी गई है तो आंसर होगा 7/12, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए 54। देखिए 54 नहीं है, यह है 5/4, 8/3 और 9/7। यह है 5/4, 54 नहीं है, ये 8/3 और 9/7 का एलसीएम पूछा जा रहा है। भिन्न का जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ लेते हैं। अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो अंश में क्या क्या दिख रहा है, 5 8 और 9। 5 8 और 9 का अगर एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। पाँच 8 और 9 का एलसीएम अगर लीजिएगा तो 5 8 9, कुछ तो कटेगा नहीं, सारा गुना हो जाएगा। 8 पंजे 40, 9 360 ही होगा। तो एलसीएम कितना हो गया, 360। और अगर हर 4 3 और 7 का एलसीएम लीजिएगा, एचसीएफ लीजिएगा, तो इसका एक ही आना चाहिए। 1 मिनट सवाल देखते हैं, सवाल में कुछ देखिए ये सवाल ना, सवाल ये उल्टा लिखा हुआ है। सवाल में थोड़ा करेक्शन करिए। सवाल ये नहीं है। सवाल क्या है, सवाल देखिए यहाँ डाटा अगर उल्टा पुल्टा हो जाता है तो फिर ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन अगर गलत होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए सवाल सही रहना जरूरी है। देखिए सवाल है 4/5, फिर है 3/8 और 9/8। ये सवाल है 4/5, 3/8 और 9/8। इनका एलसीएम निकालना है। इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सवाल में ये जो लिखा हुआ है ये आप छोड़ दीजिए। 4/5, 3/8 और 9/8 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अगर हमें निकालना है तो एलसीएम क्या होगा, भिन्न का एलसीएम, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। अंश में क्या क्या दिख रहा है, 4 3 और 9। 4 3 और 9 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 36। 4 3 और 9, देखिए एलसीएम किसका होगा, एलसीएम हम लेंगे 4 का, 3 का और 9 का डिवाइडेड बाय एचसीएफ किसका किसका, जो हर में है उसका एचसीएफ। तो 5 एचसीएफ हो जाएगा 5 8 और 8 का। तो 4 3 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 36 और 5 8 और 8 का एचसीएफ अगर निकालिएगा तो 1 होगा। 5 से 8 को काटिएगा, वहाँ 1 आएगा, फिर 1 से 8 में लगेगा, तो फाइनल आंसर, फाइनल एचसीएफ 1 ही आएगा।
36/1, 36/1 यानी 36। तो ये जो भिन्न है 4/5, 3/8 और 9/8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 8.73 गुना 8.73 गुना 8.73 प्लस 4.27 गुना 4.27 गुना 4.27 और फिर यहाँ 8.73 माइनस 8.73 गुना 47 प्लस 4.27 गुना 4.27। अब इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो जैसे इस सवाल को आप देखिए तो ऊपर वाले संख्या क्या दिख रहा है? ऊपर वाला में आपको दिख रहा है 8.60 और 4.27। हम मान लेते हैं 8.73 को ए और 4.27 को बी। तो 8.73 आपस में 3 बार गुना है, 3 बार गुना मतलब क्यूब। तो यहाँ से 8.73 का क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर 8.73 को ए मान लिया है तो 8.73 के क्यूब को ए क्यूब प्लस 4.27 को बी माने हैं तो बी क्यूब हो गया डिवाइडेड बाय 8.73 गुना 8.73 यानी ए स्क्वायर माइनस ए गुना बी प्लस में क्या हो गया? बी स्क्वायर। इस वाले फॉर्म में आ गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे में आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल हो गया, दोनों बचा क्या? ए प्लस बी और ए का वैल्यू कितना माने हैं? 8.73, बी का वैल्यू 4.27। जोड़िएगा कितना होगा? 0, 7 2 9 1 10, 8 4 12 1 13, 13.00 यानी 13। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 2। जैसे सवाल देखिए तो यहाँ साफ दिख रहा है 3 बार गुना, यहाँ साफ दिख रहा है 3 बार। तो हमें तुरंत समझ जाना होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पे से ब्रेक करना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है 40 छात्रों का औसत उम्र 30 वर्ष है। 40 छात्र है, उसका औसत उम्र कितना है? 30 वर्ष। 25 छात्र का औसत उम्र 36 वर्ष है। तो शेष छात्रों का औसत उम्र ज्ञात करें। 40 छात्र का औसत उम्र दिया हुआ है 30 वर्ष, जिसमें 25 छात्र का औसत उम्र कितना है? 36 वर्ष। तो जो शेष छात्र बचे, टोटल 40 छात्र है, 40 छात्र में 25 छात्र का औसत उम्र अगर 36 वर्ष है तो शेष यानी 15 छात्र और बचे। तो उस 15 छात्र का औसत उम्र पूछा जा रहा है। देखिए औसत उम्र अगर 30 वर्ष दिया हुआ है, अगर औसत हमें दिया हुआ है तो यहाँ से हम योग निकालते हैं कि 40 छात्रों के उम्र का योग कितना होगा। योग क्या होता है? योग होता है औसत गुना कुल संख्या। औसत कितना है? 30 और कुल कितने छात्र है? 40। तो 40 छात्रों के आयु का अगर योग निकालिएगा आप, 40 छात्र का योग निकालिएगा तो कितना होगा? अगर हम योग निकाले 40 छात्र के उम्र का तो 40 गुना क्या कीजिएगा? 30। तो ये कितना हो गया? 1200। फिर 25 छात्रों के उम्र का योग निकालिएगा तो 25 छात्र के उम्र का योग निकालिएगा तो 25 गुना कितना हो जाएगा? 36। कुल संख्या गुना औसत, ठीक है ना। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है कुल संख्या या कुल ऑब्जर्वेशन, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ा। तो वहां से कुल आंकड़ों का योग निकालना होता है तो वो होता है औसत गुना कुल आंकड़ा। तो यहाँ 40 छात्र कुल आंकड़ा हो गया, औसत 30, यहाँ से योग निकला 1200। यहाँ 25 छात्र कुल आंकड़ा है और औसत 36 है। तो 25 गुना 36 अगर हम करें तो ये आएगा 25 या 75 900। तो देखिए 40 छात्र का योग कितना है? 300 और 25 छात्र का योग 900 है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 15 छात्र जो बचा, टोटल 40 छात्र है, 40 छात्र में 25 छात्र का अगर दिया हुआ है तो 15 छात्र का योग कितना हो जाएगा? तो 12 में से 900 घटा दे तो 300। तो 15 जो छात्र है, 15 छात्र का योग कितना आ गया? 300। तो 15 छात्रों का आयु का योग अगर 300 है तो 15 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी? औसत क्या होता है? औसत होता है कुल आंकड़ों का योग। तो कुल आंकड़ों का योग कितना दिया हुआ है? 300 बटे कुल आंकड़ा। कितने छात्र बचे हैं? 15। तो 300 बटे अगर 15 कीजिएगा, 15 दूना 30 यानी 20 वर्ष।
तो जो शेष छात्र बचे थे उनके आयु का औसत कितना हो गया? शेष छात्रों की औसत आयु हो गई 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्या में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है। तो आपको बड़ी संख्या पूछी गई है। दो संख्याओं का अगर अनुपात 3:4 है तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या कितनी है 4x और दूसरी संख्या कितनी है 5x। अगर आपको अनुपात लिखा है 4:5 तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 4/5 भी लिख सकते हैं। और अनुपात में अगर हमें लिखा हुआ है, हमें कोई संख्या मानना है तो हम मान लेते हैं 4 यूनिट मान लेते हैं या 4x मान लेते हैं। तो पहली संख्या को मान लिए 4x, दूसरी को 5x। अनुपात में लिखा है तो उसको क्या लिख दिए 4x/5x। अब बोला यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है, दोनों में से 5 घटा लिए, पहले से भी 5 और दूसरे से भी 5, तो अब अनुपात कितना बन गया 3:4 यानी 3/4 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौके 16x -20 बराबर 15x -15। अब यहाँ से 15x इधर लाइएगा तो 16x -15x, x 20 को उधर ले जाइएगा तो +20, 20 में से 15 गया 5, तो x का वैल्यू आ गया 5। बड़ी संख्या पूछा गया है। 4x और 5x आप संख्या माने थे, तो 4x और 5x में बड़ी संख्या कौन सी होगी 5x होगी। तो बड़ी संख्या अगर आपसे पूछा गया है तो 5x का वैल्यू निकालिए। 5x में x का वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25। तो बड़ी संख्या 25। अगर छोटी संख्या पूछा जाता तो 4x का वैल्यू निकालते, 4 गुना 5 कितना होता 20। लेकिन आपसे पूछा गया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना होगा 25। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, यदि किसी संख्या के 88% तथा उसी संख्या के 55% के बीच का अंतर 1485 है तो उस संख्या का 45% क्या होगा? किसी संख्या के 88% और उस संख्या के 55% के बीच का अंतर। तो देखिए अंतर अगर हमें बोला गया है तो 88% और 55% का अंतर कितना है? तो 88 में से अगर 55 हम घटा ले तो आएगा 33%। तो हम बोल सकते हैं कि 33% का वैल्यू सवाल में कितना दिया हुआ है, अंतर यहाँ दिया हुआ है 1485। तो 33% का वैल्यू दिया हुआ है 1485। हमें निकालना है उस संख्या का 45%। अगर कोई संख्या है उस संख्या का 33% 1485 है तो 45% का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा 1485, और जिसका वैल्यू निकालना होता है उससे गुना करते हैं। गुना में 45 डिवाइडेड बाय 33। 33 से अगर भाग दे 3 चौके 12, 3 चौके 12 2 14, ठीक है 1485 है ना। एक मिनट डाटा देखना होगा। हाँ 1485 है, ठीक है। तो 33 से अगर हम इसको काटे तो 4 बार में कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 132 हो जाएगा। 132 अगर यहाँ करे तो 148 में से 132 घटा ले तो ये हो गया 6, ये हो गया 1 और आ गया 65, 3 × 15। तो ये कट गया हमारा कितना बार में 4 और 5, 45 बार में कट गया। तो 45% का वैल्यू 45 गुना 45, 45 गुना 45 कीजिएगा तो 5 चौके 20, 2025, यानी उस संख्या का 45% कितना हो गया 2025। ऑप्शन नंबर 4। यहाँ जो हमें बोला गया 88% तथा 55% का अंतर, तो 88% और 55% का अंतर कितना होगा 33%, और अंतर दिया है सवाल में 1485। तो 33% का वैल्यू 1485, 45% का वैल्यू निकाले कितना आ गया 2025। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 170 रुपए की एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि हुई। 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 170 रुपए में आप एक वस्तु को बेचे हैं जिसमें 15% की हानि हो गई है। देखिए हानि क्या होता है, अगर हमें हानि निकालनी है तो कैसे निकालते हैं,
सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर हम किसी वस्तु के क्रय मूल्य को मानते हैं तो क्रय मूल्य को अगर परसेंटेज के फॉर्म में मानना है, प्रतिशत के रूप में, तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है हमेशा 100%। और हमें यहाँ हानि हुई है, अगर हमें हानि हुई, अगर मान लीजिए कि 100 रुपये की वस्तु को आप 20 रुपये के हानि पे बेचे, तो बेचे कितना में, तो आप 100 में से 20 घटाइएगा, बोलिएगा 80 में बेच दी है। तो हानि अगर निकालना है तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य माइनस हानि करते हैं। जितना हमारा क्रय मूल्य है उसमें से जितनी हानि हुई उसको घटा लीजिए, तो वहां से विक्रय मूल्य निकल के आ जाता है। तो यहाँ देखिए कि एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि हुई। अगर 15% की हानि पे किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो कितना में बेच रहे हैं, तो 100 माइनस 15 यानी 85% में आप बेच रहे हैं। और जब 85% में आप बेच रहे हैं तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ सवाल में, 170 रुपये, यानी 85% का वैल्यू कितने के बराबर है, 170 रुपये के बराबर है। 10% लाभ कमाना है, 10% लाभ कमाना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 प्लस 10, 110%। तो 10% लाभ कमाने के लिए 110% पे आप बेचिएगा, 110% का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होगा 170 गुना 110 और डिवाइडेड बाय 85। 85 दूना 170, 110 दूना 220। तो 10% का लाभ कमाने के लिए आप उस वस्तु को कितने रुपए में बेचिएगा, 220 रुपये में बेचिएगा। हमेशा याद रखिएगा किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। हानि हुआ तो 100 में से घटा लीजिए उतना, तो वही विक्रय मूल्य होगा। लाभ हुआ तो 100 में जोड़ दीजिए उतना प्रतिशत, वही आपका विक्रय मूल्य होगा। तो अगर 15% की हानि पे बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 100% माइनस 15% यानी 85% ये विक्रय मूल्य है। और सवाल में विक्रय मूल्य 170 रुपये दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 85% का वैल्यू 170 रुपये, 10% का लाभ तो 100% प्लस 10% यानी 110% विक्रय मूल्य हो गया। तो 110% के लिए कितना वैल्यू आ जाएगा, 220, यानी 10% लाभ पर अगर वस्तु को बेचेंगे तो 220 रुपये में बेचना होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है, यदि 10% छूट के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 10% छूट दिया है, और छूट किस पे मिलता है, छूट मिलता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को अंग्रेजी में मार्क प्राइस कहते हैं। तो छूट मार्क प्राइस पे मिलता है, कितना % का छूट मिला है, 10% का। तो आप बोल सकते हैं कि जो मार्क प्राइस पे एमपी पे 10% का छूट मिला यानी 90% पे बेचे, अंकित मूल्य के 90% पे बेचे। और बोला है कि 20% लाभ, लाभ या हानि हम लोग किस पे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य पे। तो 20% का लाभ लेना है, 120% में आपको बेचना है। अंकित मूल्य पे आप 10% का छूट दिए, उसके बाद भी आपको 20% का लाभ लेना है। तो अंकित मूल्य पे 10% का छूट मतलब आप बेचे 90% में। और जब आप अंकित मूल्य के 90% में बेचे हैं तब भी आपको कितना हो रहा है, 10% नहीं 20% का लाभ हो रहा है। तो लाभ हम किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे। तो हम कह सकते हैं कि अंकित मूल्य का जो 90% का वैल्यू होगा वो क्रय मूल्य के 120% के वैल्यू के बराबर होगा। तो अंकित मूल्य कितना दिया हुआ, 320। तो 320 गुना 90 बटे कितना हो गया, 100, इक्वल टू सीपी इंटू 120 बटे 100। यहाँ से देखिए 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0, या फिर डायरेक्ट 30 से काटते हैं, 30 या 90, 30 चौके 120, 4 से काटते हैं, 4 8 32। तो सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 8 तिया 24, 240 रुपये। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना हो गया, 240 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 1500 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर मिश्र धन 2 वर्ष में, 1500 रुपये की राशि का साधारण ब्याज पर मिश्र धन 2 वर्ष में 1800 रुपये हो गया। 1500 रुपये कितना हो गया, 2 वर्ष में 1800 रुपये हो गया। तो 1500 रुपये अगर 2 वर्ष में 1800 रुपये हुआ तो बताइए 2 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा। तो आप बोलिएगा कि 1500 रुपये मूलधन है, मूलधन तो फिक्स है। अगर 1800 हुआ है तो ब्याज 300 रुपये बढ़ा होगा। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1500 से आप पहुंचे हैं 1800 पे, तो ब्याज 300 रुपये हो गया 2 वर्ष में। अगर ब्याज की दर 5% है
अगर ब्याज की दर में 5% की वृद्धि हो जाए तो मिश्र धन कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप ब्याज की दर निकालिएगा, फिर 5% की वृद्धि कीजिएगा। तो ब्याज की दर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्याज की दर निकालने के लिए हम लोग ब्याज बटे मूलधन गुना 100 करते हैं। ब्याज टोटल आपको 2 वर्ष में कितना मिला है, 1500 से 1800 रुपया हो गया, यानी ब्याज आपको मिला 300। 300 ब्याज हो गया बटे मूलधन, मूलधन कितना है 1500, और गुना क्या कर देंगे 100, 2 से 2 गया, यहाँ 15 दूना 30, 20। तो ये आपका 20%, और ये आपका जो 20% है ये क्या ब्याज की दर है, नहीं ये ब्याज की दर नहीं है। ब्याज की दर का मतलब होता है कि एक वर्ष में कितने प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है। यहाँ आपको जो 20% निकला, ये 20% कितने वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज है। 20% कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो आप कह सकते हैं कि यदि 2 वर्ष में 20% का ब्याज मिला तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। 2 वर्ष में अगर हमें 20% का ब्याज मिला तो एक वर्ष में 10% का ब्याज मिलेगा। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो जाएगी, 10% वार्षिक। अब हमें बोला गया है कि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि कर दी जाए। 10% ब्याज की वार्षिक दर है, 5% बढ़ा दिए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो जाएगी, 15%। तो मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन मतलब कितना पैसा मिलेगा 2 वर्ष के बाद। तो 2 वर्ष के बाद अगर आप देखिएगा तो रुपए तो 1500 ही है, मूलधन 1500 ही है, समय 2 वर्ष ही है, 5% वृद्धि हो गया, यानी ब्याज अब हमारा 15% लगेगा। तो ब्याज कितना होगा टोटल, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन समय कितना हो गया 2 वर्ष, दर अब हो गया 15% बटे 100 कर दीजिए। यहाँ से 2 0 कैंसिल, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 450 रुपये का ब्याज मिला। तो 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो गया, तो मूलधन कितना है 1500 और प्लस 450। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो ये हो जाएगा 1950 रुपये। अगर आप ब्याज की दर को 5% बढ़ा दे रहे हैं तो 2 वर्ष बाद का जो मिश्र धन होगा वो हो जाएगा 1950 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। काम को समाप्त करने में Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए 2 व्यक्ति है P और Q, और बोल रहा है कि P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता। इसका मतलब ये कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है कि P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी, यानी Q अगर मान लेते हैं 1 दिन का समय लेता है तो सॉरी 1 दिन का समय नहीं, P अगर मान लीजिए 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है तो Q कितना करेगा, उससे 4 गुना तेज है तो 4 यूनिट काम करेगा। तो दोनों के कार्य क्षमता का अनुपात कितना होगा, 4:1। अब जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है ना उसका उल्टा टाइम का अनुपात हो जाता है समय का। तो समय का अनुपात निकालिएगा तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ आप देखिए कि Q जो है P से, अगर मान लीजिए कि कोई काम किसी काम को करने में P 1 दिन का समय ले रहा है तो Q उसी काम को करने में कितने दिन का समय लिया, 4 दिन का। यहाँ हम समझे। तो अगर हम यहाँ देखें कि दिन मत बोलिए, अनुपात में लिखा है यूनिट बोलते हैं। अगर P किसी टाइम को करने में 1 यूनिट समय लेता है तो Q उसी काम को करने में 4 यूनिट समय लेगा। इसका मतलब Q जो है P से 3 यूनिट अधिक समय ले रहा है। और सवाल में आपको बोला गया है कि काम को समाप्त करने में Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक समय लेता है। यहाँ हम देख रहे हैं रेशियो में तो कितना अधिक समय लिया है, 3 यूनिट अधिक समय लिया है, और सवाल में बोला है कि 27 दिन अधिक समय लेता है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना, 27 दिन हो गया। तो यहाँ से अगर P का समय निकाले कि P उस काम को कितना दिन में करेगा तो 1 यूनिट का टाइम निकालते हैं। 1 यूनिट बराबर क्या होगा 27/3 यानी 9 दिन। और अगर 1 यूनिट का वैल्यू 9 दिन है तो 4 यूनिट का वैल्यू Q का अगर समय निकाले तो 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 गुना 9 यानी 36 दिन। तो यहां से दोनों व्यक्ति का समय निकल गया कि P अकेला उस काम को 9 दिन में करेगा और Q अकेला उस काम को 36 दिन में करेगा। बोला है कि दोनों काम को एक साथ करता है, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ गलती क्या होता है कि यहाँ जैसे दोनों एक साथ काम करता है तो स्टूडेंट क्या करता है कि इस दोनों को जोड़ दिया, 9 + 36 कर दिया और बोला 45 दिन में खत्म होगा। ऐसा नहीं करना है।
अगर P 9 दिन में काम कर रहा है, Q कर रहा है 36 दिन में, तो आप उसके टाइम का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ गया 36, और इसको मानिए टोटल वर्क, कुल काम। यहाँ से एफिशिएंसी कार्य क्षमता 36/9 4, 36/1 सॉरी 36/36 1, तो P की कार्य क्षमता 4 और Q की कार्य क्षमता 1। तो यहाँ से हम निकालेंगे जो टोटल टाइम जो लेगा दोनों मिलकर काम करने में, तो समय क्या होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता। तो 36 बटे दोनों का कार्य क्षमता 4 1 5, 5 7 35, 7.1/5 दिन में दोनों मिलकर काम को पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर 1। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती होता है। जैसे यहाँ तक बच्चा आता है उसके बाद क्या करता है, यहाँ जोड़ देता है, 9 + 36 कर दिया और 45 दिन दे देता है। ऐसा नहीं करना है। टाइम दिया हुआ है, उसका एलसीएम लेके टोटल वर्क, कुल काम निकालेंगे, और कुल काम निकाल के कार्य क्षमता से जब भाग देंगे तब हमें समय प्राप्त होगा कि दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया 1। अगला सवाल है, एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि वह 5 मिनट देर से पहुंचती यदि वह 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाती, तो उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी कितनी है। देखिए, घर से ऑफिस गई है तो घर से ऑफिस की दूरी पूछी जा रही है। ये मान लीजिए उसका घर है और ये ऑफिस है, तो घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी यही पूछी जा रही है। दूरी का एक फॉर्मूला होता है दूरी निकालने के लिए। जब दो अलग अलग चाल दिया रहे और समय दिया रहे अलग अलग, तो दूरी का हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। दूरी बराबर होता है चाल का गुणनफल बटे चाल का अंतर गुना समय का अंतर। क्या होता है चाल का गुणनफल, चाल का गुणनफल। तो चाल कितना कितना दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर, तो दोनों को गुना कर लिए बटा चाल का अंतर, तो 40 - 32 कर लिए गुना समय का अंतर। अब यहाँ ध्यान रखिए, अगर एक बार पहले पहुंचे और एक बार बाद में पहुंचे तो समय का अंतर निकालने के लिए दोनों समय को जोड़ दीजिए। अगर दोनों बार पहले पहुंचे या दोनों बार लेट से पहुंचे तो समय का अंतर निकालने के लिए दोनों समय को आपस में घटा लीजिए। लेकिन एक बार पहले और एक बार बाद वाला अगर कंडीशन है तब दोनों समय को जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए 4 मिनट पहले पहुंच रही है और 5 मिनट देर से, यानी एक बार वो पहले पहुंच गई, एक बार वो अपने टाइम के बाद पहुंची है, तो समय का अंतर कितना होगा 4 + 5 9 मिनट। लेकिन समय 9 मिनट में है तो इसे किस में बदलेंगे घंटा में। क्यों? क्योंकि चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो अब यहाँ से गुना भाग करते हैं, 40 × 32 बटे में कितना हो गया 8 गुना 9/60, 20 × 60, 20 × 40, 8 × 32, 3 × 9, 2 × 8 × 24, यानी घर से जो ऑफिस की दूरी है वो कितनी है 24 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, यदि a² - b² में a + b से भाग दे तो 25 आता है, तो a - b का मान ज्ञात करें। a² - b² में आप भाग दे रहे हैं किससे a + b से, तो हमें क्या प्राप्त होता है 25 प्राप्त होता है। तो पूछा गया है a - b का वैल्यू। देखिए a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। तो a + b अगर हम कर दे इंटू a - b डिवाइडेड बाय a + b बराबर कितना हो गया 25। a + b से a + b कैंसिल हो गया, बचा कितना a - b, और a - b का वैल्यू कितना आ गया 25। तो a - b का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये सारा पूछा हुआ सवाल है, RRB NTPC में पूछा हुआ सवाल है ये। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, यदि sin थीटा बराबर 15/17 है, sin थीटा का वैल्यू 15/17 दिया हुआ है, तो sin थीटा होता क्या है sin थीटा होता है लंब बटा कर्ण। अगर एक ट्रायंगल बनाए तो इस ट्रायंगल में मान लीजिए ट्रायंगल है ABC और यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो लंब क्या हो गया AB। तो यानी लंब बटे कर्ण अगर 15/17 है तो ये लंब का वैल्यू कितना 15 और कर्ण AC है ये कितना हो गया 17।
तो आपको कॉट थीटा का वैल्यू पूछा गया है। कॉट थीटा होता क्या है? कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें आधार निकालना है। अब देखिए दो तरीका है, एक तो आपको हाइपोटेनियस यानी कर्ण दिया हुआ है और परपेंडिकुलर यानी लंब दिया हुआ। आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अगर कर ले तो यहाँ से हम आधार निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ट्रिपलेट पता है, 15 और 17 दिख रहा है, तो 8, 15 और 17 होता है ट्रिपलेट। 8, 15 और 17 ये क्या होता है? ट्रिपलेट। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 5 सेकंड में ये सवाल बनेगा। जैसे 15, 17 आप देखें तो आपको पता चल गया कि जो तीसरी भुजा है, जो आधार है, वो 8 ही होगी। नहीं तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वहां से अगर आधार स्क्वायर निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कीजिएगा और वहां से आधार निकालिएगा तो आंसर आपका 8 ही आएगा। उससे अच्छा है कि ट्रिपलेट याद रखिए, 8, 15 और 17 ट्रिपलेट। 15 और 17 दो भुजा है तो तीसरा भुजा 8 ही होगा। अब यहाँ से तीनों भुजा निकल गया। कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। आधार कितना निकल गया? 8। लंब कितना? 15। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा? 8 बटे 15। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक त्रिभुज का परिमाप 100 मीटर है। 100 मीटर, 100 है, चलिए ठीक है 100 ही, यूनिट नहीं दिया है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, दो भुजा बराबर है, यानी इसको भी x और इसको भी हम x मान लेते हैं, और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है। बराबर भुजा यानी x प्लस 10 हो गया। बराबर भुजा x मीटर का मान लेते हैं तो तीसरी भुजा उससे 10 अधिक यानी x प्लस 10 मीटर है। तो आपको तीसरी भुजा की लंबाई पूछा गया। अब देखिए परिमाप दिया हुआ, परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। किसी भी आकृति का अगर परिमाप पूछा जाए तो उसके जितने भुजा है उनका योग उनका परिमाप कहलाता है। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, इसका मतलब तीनों भुजा का योग दिया हुआ कितना? 100 मीटर। और तीनों भुजा हम लोग माने क्या है? x और x प्लस 10। तो हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस x प्लस x प्लस 10, तीनों भुजा का योग कितना है? 100 के बराबर है। तो 3x और 10 को उधर ले जाइए तो 100 माइनस 10 कितना हो गया? 90। तो x का वैल्यू 90 बटे 3 यानी 30 आ गया। x आपका आ गया 30। आपको पूछा गया तीसरी भुजा की लंबाई। तीसरी भुजा कितना माने हैं? x प्लस 10। तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी? x प्लस 10, और x प्लस 10 में x का वैल्यू आ गया 30। तो 30 प्लस अगर 10 कर दे तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी? 40। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।